जय श्री राम बच्चों। केमिकल काइनेटिक्स 12th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर है, सबको पता है हमको। आज हम केमिकल काइनेटिक्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स को पढ़ रहे हैं, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी। हम इस क्लास में सीखेंगे कि ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी है क्या असल में। सिंपल शब्दों में हम ऑर्डर मॉलिक्यूलैरिटी को समझने की कोशिश करेंगे। मैं इस क्लास के अंदर तुम्हें उनकी डेफिनेशंस तो बताऊंगा ही, जो बुकिश लैंग्वेज है, मगर साथ में ये जरूर डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में है क्या, ताकि जब आगे की क्लासेस के अंदर हम ऑर्डर मॉलिक्यूलैरिटीज के न्यूमेरिकल डील करें तो उनमें हमें परेशानी ना हो, हमारी लैंग्वेज क्लियर हो, हमारे दिमाग में एकदम क्लियर हो कि ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी असल में है क्या चीज। तो स्टार्ट कर रहे हैं। मैं पहले कुछ एक 11 से लिंक निकालता हूं इस टॉपिक का, एक बार जरा ध्यान से देखने की कोशिश करें। 11th में तुम सबने एक टॉपिक पढ़ा है, टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है लॉ? देखो अभी मैं लिखूंगा तुम्हें याद आने लग जाएगा। इक्विलिब्रियम में पढ़ा है कि ए बी देते हैं सी और डी। शायद आधे से ज्यादा बच्चों को तो इस इक्वेशन से ही याद आ गया होगा। ये बड़ी फेमस इक्वेशन थी 11th क्लास में, हम इससे ही समझा करते थे। क्या बताया मैंने बोला है कि एक इक्वेशन है, एक रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम में है। हम इक्विलिब्रियम का सारा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमने इससे इस तरह से पढ़ा हुआ है, ताकि हम उसी चीज से पढ़ने की कोशिश करें। हम ये कह रहे हैं ए बी मतलब स्मॉल लेटर्स जो है वो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, कैपिटल लेटर्स जो है वो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट है। तो ए बी इक्विलिब्रियम में सी और डी के। तो यहां पर हमने पहली बार एक चीज यूज करी थी और वो चीज थी लॉ ऑफ मास एक्शन। हमने बोला था कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन किसी भी रिएक्टेंट की, किसी भी रिएक्शन की जो स्पीड है, जो रेट है, वो डिपेंड करती है उसके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रेज टू द पावर देयर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। शायद ज्यादा आना शुरू हो गया होगा। किसी भी रिएक्शन की जो स्पीड है वो डिपेंड करती है, डायरेक्टली डिपेंड करती है उसकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट रेज टू द पावर देयर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। हम सब बच्चों को पता है कि ये दो रिएक्शन लिखे हुए एक्चुअल में, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये बैकवर्ड रिएक्शन है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ये चीज है, और उसी प्रकार से बैकवर्ड रिएक्शन के लिए ऑब्वियस सी बात है, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ए और बी क्या बन गए हैं, रिएक्टेंट बन गए हैं, तो बैकवर्ड के लिए सी और डी रिएक्टेंट होंगे। तो बैकवर्ड के लिए सेम, द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन रेज टू द पावर देयर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। उसके बाद हम सबको पता है, हम जब भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ये हटाते हैं, साइन तो हटाते हैं, तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगा देते हैं। तो यहां मैंने कांस्टेंट का प्रयोग करा है, कौन सा? वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन या रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। और यहां इस्तेमाल कर रहा हूं मैं रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब जैसा कि मेरे को बताया गया, सिचुएशन मेरी ये गिवन है कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। हम सबको पता है इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। इक्विलिब्रियम का ये मतलब कदापि नहीं होता कि रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन की, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की, फॉरवर्ड और बैकवर्ड प्रोसेस की रेट बराबर हो जाएगा, स्पीड बराबर हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड हो जाएगा। ठीक है जी। तो भाई सिंपल सी बात है, हम इसकी वैल्यू रख देते हैं। वैल्यू रखिए के एफ ए बी के बी सी
डी डी। ठीक है जी। अब हमने क्या करा, हमने बिल्कुल सिंपल सी बात, क्या काम करा, हमने के एफ अपॉन में के बी का रेशियो निकाला। तो के एफ अपॉन में के बी का रेशियो निकाला हमने, क्या बना, सी सी डी डी ए ए बी बी, यही होगा। हम के एफ के नीचे के बी लेंगे तो प्रोडक्ट के नीचे रिएक्टेंट ले जाने पड़ेंगे। हम सबको ये देखते ही याद आ गया होगा कि यार हाँ ये पढ़ा हुआ है मैंने, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट कंसंट्रेशन रेज टू द पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो भैया ध्यान से देखना, वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, या फिर रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन के रेशियो को ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते थे, केसी कहते थे। 11th में जो हमने पढ़ा था कि केसी क्या होता है, तो हमने रट लिया था कि सी सी डी डी ए ए बी बी। तो हम कहा करते थे क्या कि हम 11th में कहते थे कि जब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेशियो एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम रेज टू द पावर देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मैं कह रहा हूं बिल्कुल कहते थे, आज भी कहते हैं, अभी भी कहते हैं, आगे भी कहेंगे। मैं कह रहा हूं कि इसको ऐसे याद करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज, ये तो है ही है, साथ में ये शब्द आया कहां से, बता रहा हूं मैं कि ये के एफ अपॉन में के बी का रेशियो है। यहां तक तुम्हारा पुराना टॉपिक, जहां तक मुझे पता है, थोड़ा बहुत रिकॉल हो गया होगा। अब इस चीज को, किस चीज को, लॉ ऑफ मास एक्शन, इस चीज को मैं तुम्हें काइनेटिक्स से करना सिखाता हूं, काइनेटिक्स में जोड़ना सिखाता हूं। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, 2007 या 8 से पहले जो 10th क्लास की एनसीईआरटी थी, चाहो तो सर्च कर लेना, गूगल में मिल जाएगा। उस 10th क्लास की जो एनसीईआरटी थी, उस एनसीईआरटी का पहला चैप्टर पता है क्या नाम क्या था? एनसीईआरटी के पहले चैप्टर का नाम था रेट ऑफ रिएक्शन एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। 10th क्लास के पहले चैप्टर का नाम था ये। तो वहीं पर बता दिया गया कि भैया केमिकल काइनेटिक्स मतलब रेट ऑफ रिएक्शन और केमिकल इक्विलिब्रियम इंटरलिंक किए हैं, ज्यादा कुछ वो नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर तुम ध्यान से देख रहे हो तो केमिकल इक्विलिब्रियम में भी हम क्या बात कर रहे हैं कि इक्विलिब्रियम में दोनों की स्पीड बराबर होती है, तो कहीं ना कहीं से रिलेशन स्पीड्स का है। इस टॉपिक के थ्रू मैंने तुम्हें रिकॉल कराने की कोशिश करी पुरानी चीज, अब मैं इसको नई चीज में इंट्रोड्यूस कर रहा हूं और तुम्हें अब इसके बाद में लगेगा कि हाँ यार कुछ ज्यादा नया नहीं है। देखो ध्यान से, हमने जो ये लिखा था कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के एफ ए ए बी बी, या जो ये लिखा था रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, इस चीज को ध्यान से देखना, इस चीज को रेट लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? रेट लॉ। ये रेट लॉ लिखा 11th में, थोड़ा अंडर एस्टिमेट रखा गया, रेट लॉ के बारे में ज्यादा बताया नहीं जाता, इस चीज को रेट लॉ कहते हैं। 12th में रेट लॉ ही चलेगा, इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है यहां पर, ये वेलोसिटी कांस्टेंट है या रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट हो गया ये, ठीक है जी। ए और बी जो हमें याद है कि स्क्वायर ब्रैकेट में अगर केमिस्ट्री में हम कुछ भी लिखते हैं तो मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू द पावर देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, हमने ये पढ़ा हुआ, ठीक है जी। आगे सुनो, देखो बच्चों, जो मैं आगे बता रहा हूं उसको समझने की कोशिश करना। हमने ये बोला कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इस पर डिपेंड करता है, ये अपना है रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। उदाहरण के लिए मैं एक बता दूं, पहली बात एक बात मैं बता दूं, जो लॉ ऑफ मास एक्शन है जरूरी नहीं कि इक्विलिब्रियम में लगे, हमने तो इक्विलिब्रियम में लगा के देखा, हमने वहां पे 2 बार लगा दिया, फॉरवर्ड के भी लगा दिया, बैकवर्ड के भी लगा दिया। हम कह रहे हैं किसी भी ले सकता है। एग्जांपल देखो, मैं कह रहा हूं 2A 3B के साथ मिलकर 4C देती है। उदाहरण, 2A 3B के साथ मिलकर 4C देता है, कोई रिएक्शन है। तो अगर मैं रेट लॉ ऑफ मास एक्शन लगाता हूं तो मेरे हिसाब से क्या होगा, द रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या विल बी इक्वल टू रेट कांस्टेंट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रेज टू द पावर देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। हमने लगा दिया, हम बड़े खुश हैं, हमने लॉ ऑफ मास एक्शन को यूज कर लिया। यहां पर एक
ट्विस्ट है, बहुत बड़ा ट्विस्ट है। बेटा ये सब कुछ सही है, जो भी कुछ लिखा है सब कुछ सही है, मगर सिर्फ एक कंडीशन में, और वो कंडीशन क्या है, ये रिएक्शन एलिमेंट्री होना चाहिए। एलिमेंट्री मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन होना चाहिए, एक स्टेप में रिएक्शन हो, 2A 3B के साथ मिलकर एक सिंगल स्टेप में 4C बना दे। अगर ऐसा होता है तो ही ये ठीक है, अन्यथा ये ठीक नहीं है, अन्यथा ये ठीक नहीं है। अगर ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन समझो जो मैं कह रहा हूं, मतलब सीरीज ऑफ रिएक्शन, तुमने ऑर्गेनिक पढ़ी, ऑर्गेनिक के अंदर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होते हैं, सीरीज ऑफ रिएक्शंस होते हैं, उसमें हम कहते हैं मैकेनिज्म होता है। पहला स्टेप इलेक्ट्रोफाइल बनता है, उदाहरण, दूसरा स्टेप इलेक्ट्रोफाइल लगता है, तीसरा स्टेप उसकी जगह से कोई और इलेक्ट्रोफाइल निकल जाता है, तो वहां पे सीरीज ऑफ रिएक्शंस होते हैं। यहां पर वहां पर ये कामयाब नहीं है। ये लॉ ऑफ मास एक्शन जो मैंने ये लगा दिया, डायरेक्ट लगा दिया, ये सिर्फ कब कामयाब है, ये जब कामयाब है जब सिर्फ जब क्या हो, एलिमेंट्री रिएक्शन हो। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कामयाब बिल्कुल भी नहीं है। अब बालक कहता है फिर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या होगा, उस समय क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, अगर ये कॉम्प्लेक्स है तो रेट ऑफ रिएक्शन होगा कि A की पावर अल्फा और B की पावर बीटा। अब हर एक बंदे के दिमाग में आता है ये अल्फा बीटा क्या है, यही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ये अल्फा बीटा क्या है, ठीक है, यही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। बालक कहता समझ में नहीं आया भाई, ना समझ में आया, नहीं समझ में आएगा। तभी मैंने कहा था हम इसको समझेंगे टेक्निकली क्या है ये। ध्यान सुनो, मैं ये कह रहा हूं कि ये अगर एलिमेंट्री रिएक्शन होता तो 2 या 3 होता, कंफर्म है। अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है तो एक क्या है, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या है, अल्फा और बीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कुछ भी मतलब कुछ भी, 1 2 3 1.5 0 माइनस कुछ भी हो सकती है। अभी इसको ध्यान देखो, अभी ये कहना चाहता है कि रेट डिपेंड करता है A के स्क्वायर पे, रेट डिपेंड करता है B के क्यूब पे। ठीक, हम कह रहे हैं बिल्कुल ठीक, लेकिन कब, जब एलिमेंट्री है। वैसे रेट किस पे डिपेंड करता है, रेट डिपेंड करता है, अगर कॉम्प्लेक्स है तो किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है A की पावर कुछ पे, कुछ क्या पता नहीं, एक्सपेरिमेंटली निकालना पड़ेगा, देख के नहीं बता सकता मैं। ऑर्गेनिक के रिएक्शन तुम देख के जज कर ले तो किसका मैकेनिज्म ये होगा, नहीं, कौन बताता है, किताब से पता लगता है। किताब को कहां से पता लगा, साइंटिस्ट ने बताया। साइंटिस्ट को कहां से पता लगा, भैया उसने एक्सपेरिमेंट करा है। तो हम एक्सपेरिमेंटल डाटा निकाल सकते हैं। ए आर जो है वो ए की पावर कुछ पे डिपेंड करता है, उस कुछ का नाम अल्फा लिखा हुआ। आर जो है वो बी की पावर कुछ पे डिपेंड करता है, उस कुछ का नाम बीटा लिखा हुआ है। अब वो कुछ क्या हो सकता है, इट डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन एक्सपेरिमेंट। मगर ये जो भी कुछ होगा वही ऑर्डर होगा। इन नटशेल अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तो ए की पावर 2 और बी की पावर 3 ही होगी। अगर एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है तो हमें नहीं पता कितनी होगी। हमें ये तो पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट पे ही डिपेंड करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट पे ही डिपेंड करेगा, मगर कैसे, डायरेक्ट के स्क्वायर पे, इनवर्सली, 0 कैसे, हमें नहीं पता। वो कैसे निकालेंगे, वो हम एक्सपेरिमेंट से निकालेंगे, वही मैं तुम्हें आगे करना दिखा रहा हूं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। देखो बच्चों, मैंने जो तुम्हें ऑर्डर का बेसिक मतलब बताने की कोशिश करी है, उसमें बस तुम्हें एक बात ध्यान रखना है। मैं ये बिल्कुल कदापि नहीं कह रहा हूं कि जो तुमने 11th में पढ़ा है वो गलत पढ़ लिया। मैं ये कह रहा हूं 11th में पढ़ा है वो लिमिटेड पढ़ा है। उन क्वेश्चंस को एक बार जाके दोबारा देखो, उन क्वेश्चन पे लिखा हुआ है फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन है तुम डायरेक्ट लगा दो, एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है तो तुम्हें एक्सपेरिमेंटल डिपेंड करेगा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो एक्सपेरिमेंट डिपेंड करेगा। मैं तुम्हें जरा कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल को समझो, इससे तुम्हें बहुत कुछ समझ में आएगा। ठीक है जी, एग्जांपल हमारा जो है बिल्कुल छोटा सा क्लियर सा एग्जांपल है, तुम्हारी स्क्रीन पे आ रहा होगा एग्जांपल, ध्यान से देखो। एग्जांपल क्या है, 2A + B gives C and D। एक रिएक्शन है, 2A + B gives C and D, गिवन है, कह रहे वो 303 केल्विन पे होता है। हालांकि इसका कोई मतलब नहीं है मेरे को इस क्वेश्चन में, और उसके साथ
4 एक्सपेरिमेंट करे गए, ए, बी और रेट। समझो मैंने क्या है क्वेश्चन में क्या गिवन है। कह रहे ए की कंसंट्रेशन, बी की कंसंट्रेशन और रेट। क्या करने की कोशिश कर रहे हैं बता दूं मैं। कोशिश सिर्फ एक ही चीज की है, क्या कि ए की कंसंट्रेशन चेंज करेंगे, फिर देखेंगे रेट कितना हो गया, स्पीड कितनी होगी। बी की कंसंट्रेशन चेंज करेंगे, फिर देखेंगे स्पीड कितनी होगी। तो देखो क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं अगर ए 0.1 मोलर है, ये 0.1 मोलर है, तो ये है 6.0 इंटू 10⁻⁻3। ये 0.3 मोलर है, ये 0.2 मोलर है, तो ये है 7.2 इंटू 10⁻²। ये 0.3 मोलर है, ये 0.4 मोलर है, तो ये है 2.88 इंटू 10⁻⁻1। ये 0.1 मोलर है, ये 0.4 मोलर है, 0.1 मोलर है, तो ये है 2.4 इंटू 10⁻²। तो ये हमें कोई डाटा दे रखा है, ठीक। इस डाटा से, ये सबसे सुंदर क्वेश्चन है, सबसे सुंदर न्यूमेरिकल है, इससे हमें एक्चुअल मतलब पता लगेगा कि असल में ऑर्डर है क्या। अब देखो ये एक रिएक्शन दे रखा है, रिएक्शन देख के तो कहीं से पता नहीं लग रहा ना ये कि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है या एलिमेंट्री रिएक्शन है। और अगर मैं, मेरी बात समझने की कोशिश करना, ठीक है, पूरा कंसंट्रेशन हो तो ही वीडियो आगे चलाना, कंसंट्रेशन नहीं है, कुछ और पे दिमाग है तो बंद कर दो। पूरा कंसंट्रेशन हो तो समझ में आएगा, ध्यान से समझो मेरी बात। मैं कह रहा हूं कि अगर मुझे ये ना पता होता, जो मैंने भी टॉपिक पढ़ा, ये ना पता होता, तो मैं तो डायरेक्ट लिख देता ना कि रेट इज इक्वल टू के, ऐसा मैं तो रेट लो ये बना देता, और ये ठीक भी होती, ठीक भी है। कब? अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, ठीक। अगर ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो ये ठीक नहीं है। अब मैं क्या कह रहा हूं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो क्या होगा, सिंगल स्टेप रिएक्शन ये होगी, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो R इज इक्वल टू के, ए की पावर अल्फा, बी की पावर बीटा। अल्फा बीटा क्या, मुझे नहीं पता, इस डाटा की मदद से चेक कर लेते हैं कि अल्फा बीटा क्या, ठीक है। मैं डाटा तुम्हें ओरली पढ़ना बता रहा हूं, उससे ज्यादा समझ में आएगा इसलिए बता रहा हूं। ध्यान से देखो, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में इसको 0.1 मोल लिया, इसको 0.1 मोल लिया, और हमारा रेट कितना आ गया, 6 इंटू 10⁻³ आ गया, ठीक है। अब क्या करा गया, ध्यान देना, एक्सपेरिमेंट नंबर 4 पे आओ। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में बी जो था वो 0.1 था, क्या करा गया, बी को सेम रखा गया, देख रहे हो तुम, इसको 0.1 था, इसको 0.1 ही रखा गया। बस क्या करा गया, ए को उठा के 4 गुना कर दिया गया। ये तो करा, मतलब क्या करा होगा, साइंटिस्ट होगा, उसने एक्सपेरिमेंट करने के लिए ए लिया 0.1 मोल, बी लिया 0.1 मोल, रेट ऑफ रिएक्शन निकाल ली। अगले स्टेप में क्या करा, बी को 0.1 मोल ही रखा, बी 0.1 मोल ही लिया, ए को 0.4 मोल ले लिया, और अब ये देखना चाहता है रिएक्शन की स्पीड कितनी बड़ी। तो रिएक्शन की स्पीड जितनी पहले थी, अगर तुम ध्यान से देखते हो तो उससे 4 गुना हो गई। पहले 6 थी, अब 6 चौक 24 हो चुकी है, ये 24 लिखा हुआ है, वैल्यूज देख लो। क्लियर है भाई? तो सिंपल सी मुझे बात पता लगी कि अगर ए को 4 गुना बढ़ा देता हूं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी 4 गुना बढ़ती है। इसका क्या मतलब है, ये ए की पावर 1 पे डिपेंड करता है। चाहो तो मैं इसको मैथमेटिकली भी सॉल्व करके दिखाता हूं तुम्हें। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 इसमें डाल रहा हूं वैल्यू 6.0 इंटू 10⁻³ के 0.1 की पावर अल्फा, 0.1 की पावर बीटा। मैंने इस पे वैल्यू डाली है, आर की वैल्यू ये लिख दी, के की वैल्यू मुझे पता नहीं है, ए की वैल्यू 0.1, बी की वैल्यू 0.1 और अल्फा बीटा मान लिया। मैं इस चीज को मैथमेटिकली निकाल के दिखा रहा हूं। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 होगी। इक्वेशन नंबर 4, 2.4 इंटू 10⁻² के ए की वैल्यू 0.4 की पावर अल्फा, बी की वैल्यू 0.1 की पावर बीटा। अगर मैं इनको
काट देता हूं तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और ये कट के 1/4 आ जाएगा। जब ये कट के 1/4 आ गया तो यहां पे क्या गया 1/4 की पावर अल्फा। मुझे बताने की जरूरत नहीं, अल्फा की वैल्यू 1 आ गई, अल्फा की वैल्यू 1 आ गई। मगर अल्फा की वैल्यू 1 लाने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। मेरा इंटरेस्ट क्या था? मेरा इंटरेस्ट सिर्फ एक बात का था कि ऑर्डर का मतलब क्या है, ऑर्डर का क्या मतलब है। अगर मैं कल को कहता हूं कि ए के लिए ये फर्स्ट ऑर्डर है तो इसके लिए क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर ए की मात्रा को 2 गुना बढ़ाते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 गुना बढ़ जाता है, ए की मात्रा को 10 गुना बढ़ाते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन 10 गुना बढ़ जाता है। तो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब ये है। मैं एक बारी तुम्हें बीटा की वैल्यू भी निकालना सिखा रहा हूं, ध्यान से देखो। हमने क्या करा, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में इसे 0.3 रखा ए को, ये 0.2 हुआ, ये 7.2 पॉइंट आ रहा था। तीसरे एक्सपेरिमेंट में वैल्यू रखी गई, ए को रखा कैसे, बी को उठा के 2 गुना कर दिया गया, 0.2 से 0.4 कर दिया गया। जैसे ही 0.2 से 0.4 हुआ, रिएक्शन की स्पीड होगी 4 गुना। बी के डबल करने से रिएक्शन बढ़ता है 4 गुना। देखो 7 4 28, तो ये तो 4 गुना बढ़ गया। तो इसका साफ सीधा मतलब है ए की वैल्यू 4 गुना करने से जो रेट है वो 4 गुना बढ़ता है, मगर बी को तो 2 गुना करने से रेट 4 गुना बढ़ जाता है। तो मतलब बीटा क्या है, बीटा के ये स्क्वायर पे डिपेंड करता है। चाहो तो इस तरीके से जैसे मैंने निकाला तुम बीटा निकाल लेना, 2 आ जाएगा। तो फिर से अगर मैं कहता हूं कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, तो इस रिएक्शन का ऑर्डर बिल्कुल सिंपल सा है। क्या? ए के लिए फर्स्ट ऑर्डर है, बी के लिए सेकंड ऑर्डर है, ओवरऑल थर्ड ऑर्डर है। ठीक है, अब मेरी बात जरा ध्यान से देखो। अगर मैं ये मान के चल लेता मूर्खता में कि ये रिएक्शन एलिमेंट्री ही होगा, तब अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या होती, और अब मैंने डाटा वाइज निकाला तब अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या आई है, पता लग गया होगा। जो एलिमेंट्री में था वो कॉम्प्लेक्स में नहीं है। तो जब तक मुझे नहीं पता हो, मुझे गिवन ना हो, पता तो मुझे कभी चलेगा ही नहीं, मुझे गिवन अगर है कि रिएक्शन एलिमेंट्री है, मैं डायरेक्ट स्टोइचियोमेट्रिक क्वेश्चन लगा दूंगा। अगर मुझे पता लग गया कि क्वेश्चन में गिवन है कि रिएक्शन तो जी कॉम्प्लेक्स है, तो मैं एक्सपेरिमेंटल डाटा से निकालूंगा कि अल्फा क्या है, बीटा क्या है। और शायद अब तुम्हें ऑर्डर का मतलब समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर का मतलब क्या है। ए की मात्रा 4 गुना करने पर रेट 4 गुना बढ़ जाती है, डायरेक्टली डिपेंड करता है फर्स्ट ऑर्डर। बी को डबल करने पर रेट 4 गुना बढ़ जाती है, मतलब 2 गुना करने पर बी रिएक्शन 4 गुना बढ़ती है, तो इसका स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तो बी के लिए ऑर्डर 2 है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। तो लो बच्चों, मैं ऑर्डर के लिए, ऑर्डर को समझाने के लिए एक न्यूमेरिकल और कराने की कोशिश कर रहा हूं तुम्हें। और ये न्यूमेरिकल बहुत सिंपल है, कैलकुलेशन वाइज बहुत सिंपल है, कंसेप्चुअल वाइज तुम्हें देखना है। और न्यूमेरिकल तुम्हारी स्क्रीन पे आ चुका होगा। कह रहे एक रिएक्शन है, उसका रेट लॉ है R = K NO2 - I - H+ का स्क्वायर। ये एक रिएक्शन है, रेट लॉ मुझे गिवन है। अब इसके 3 पार्ट दे रखे हैं। कह रहे बताओ रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या चेंज होगा, रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या चेंज होगा अगर मैं H+ की मात्रा डबल कर देता हूं। तो देखो जी, रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या चेंज होगा, तो मैं इसको R2 मान लेता हूं पहले क्वेश्चन के लिए। तो K NO2 की मात्रा मैंने बदली नहीं, I- की मात्रा मैंने बदली नहीं, मगर मैंने H+ की मात्रा को क्या करा, 2 गुना कर दिया। अब H+ जैसे ही मैंने 2 गुना करा तो हम सबको पता है क्या होने वाला है। ये हो गया भाई इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर दो। अब तुम्हें पता है क्या आने वाला है, जब तुम डिवाइड करो तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा R जितना भी था, स्पीड जितनी भी थी, दूसरी स्पीड मतलब जो नेक्स्ट टाइम जो स्पीड आएगी वो 4 गुना होगी। शायद इस 4 गुना से फिर से
तुम्हारे को कंसेप्चुअली क्लियर हो गया होगा कि यहां पर सेकेंड ऑर्डर होने का मतलब क्या है। हम सबको दिख रहा है कि H प्लस क्या था, H प्लस सेकेंड ऑर्डर के लिए था। H प्लस क्या है, H प्लस सेकेंड ऑर्डर है, नाइट्राइड के लिए फर्स्ट ऑर्डर है, आयोडाइड के लिए फर्स्ट ऑर्डर है, तो H प्लस क्या है भाई, उसके लिए तो सेकेंड ऑर्डर है ना। तो सेकेंड ऑर्डर के में क्या हुआ कि कंसंट्रेशन डबल करते ही रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना हो गया। फिर से हमें एक बार फिर से पता लगा क्या कि सेकेंड ऑर्डर का मतलब क्या है। उसी प्रकार से तुम्हें कहा जा रहा है, अगला पार्ट जो है वो कहा जा रहा है कि क्या होगा अगर जब मैं आयोडाइड की मात्रा आधी कर देता हूं। तो मैं इक्वेशन नंबर 4 बना लेता हूं, R3 NO2 माइनस I माइनस की मात्रा आधी और H प्लस का स्क्वायर। अब देखो जी, तुम्हें पता है इसको काटोगे तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी हाफ रह जाएगी। अब जब रेट ऑफ रिएक्शन भी हाफ रह जाएगी तो फिर से वही बात होगी ना कि यहां से मुझे फिर से मेरे दिमाग में घंटी बज गई कि फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या है। आयोडाइड फर्स्ट ऑर्डर, उसकी मात्रा हाफ करते के साथ रेट हाफ हो जाता है। तो देखो भैया फिर से मैं बता रहा हूं क्या कि ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर एक सिंपल सी चीज है कि मैंने रिएक्शन, जो मेरी रिएक्शन है वो रिएक्टेंट पे किस प्रकार से डिपेंड कर रही है, रिएक्टेंट की मात्रा कितने बढ़ाने पर रिएक्शन की स्पीड कितनी बढ़ रही है, ऑर्डर कहलाई जाती है। टेक्निकली अगर समझना चाहो, डेफिनेशन समझना चाहो तो समझो, एक रेट लॉ में, जैसे एक रेट लॉ है, एक रेट लॉ में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के पावर के सम को, वंस मोर, एक रेट लॉ में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के पावर के सम को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। टोटल इसका ऑर्डर 4 गिना जाएगा, इसके लिए फर्स्ट ऑर्डर है, इसके लिए फर्स्ट ऑर्डर है, इसके लिए 2 सेकंड ऑर्डर है। फिर से, एक रेट लॉ में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के पावर के सम को ऑर्डर कहते हैं। अब हमें समझना है तो मॉलिक्यूलैरिटी क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है जी, सुनो तो भाई, अब हम स्टेज पे आ चुके हैं, फाइनल अपनी स्टेज पे, जिस चीज के लिए आज एक क्लास बनी है, क्या कि ऑर्डर क्या है, मॉलिक्यूलैरिटी क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो शायद मैं अब तक ये बताने में सफल हो पाया हूं कि ऑर्डर है क्या। असल में बच्चा क्लियर भी करता है, लेकिन दिक्कत क्या आती है, जैसे ही बच्चा मॉलिक्यूलैरिटी पढ़ता है वो कहता है यार ये तो सेम ही है, बिल्कुल सेम सा चल रहा है। ध्यान से देखते हैं, मैंने तुम्हें बताया था ऑर्डर क्या होता है। एक रेट लॉ में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की, जैसे मैंने माना हुआ है सिर्फ कि ये 1 की पावर 1 है, ये b की पावर 2 है, तो एक रेट लॉ में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के पावर के सम को ऑर्डर कहते हैं। सिंपल, ठीक है। अब मॉलिक्यूलैरिटी क्या है, डेफिनेशन, एक रिएक्शन में कितने आयंस, एटम या मॉलिक्यूल आपस में आके कोलाइड करते हैं कि रिएक्शन हो जाए, उसे मॉलिक्यूलैरिटी कहते हैं। जैसे एक रिएक्शन अगर है, जैसे उदाहरण ले रहा हूं मैं, उदाहरण लेता हूं, एक रिएक्शन है और मैं कह देता हूं कि वो रिएक्शन जो है वो रिएक्शन एलिमेंट्री है, वो रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन है। ध्यान से सुनना, मैं कहता हूं उसमें एक ए एक भी मिलके इस रिएक्शन कर रहे हैं, सी दे रहे हैं। अब मुझसे कोई पूछे कि उसका ऑर्डर क्या होगा, तो मैं कहूंगा जी रेट लॉ लिख लेता हूं जी इसका। अब जब मुझे पता है वो एलिमेंट्री रिएक्शन है तो ये लो, ए और बी आपस में भिड़ रहे हैं, ऑर्डर 2 हो गया, बात खत्म। अब कोई मुझसे पूछे इसकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या होगी, मैं कहूंगा भैया कितने एक ए, कितने बी, एक बी, भिड़ रहे हैं, टकरा रहे हैं, मॉलिक्यूलैरिटी 2 है। बालक कहता है यार सेम ही हो गया, ये तो सेम हो गया। अब यहां पर तुम्हें मतलब समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए दुनिया का बेस्ट एग्जांपल समझो जी, बेस्ट एग्जांपल, इससे तुम्हें ऑर्डर भी क्लियर होगा दोबारा से। ठीक है, एक बालक पूरी स्पीड से गाड़ी लेके इस तरफ से आ रहा है और दूसरा बालक पूरी स्पीड से गाड़ी लेके इधर से आ रहा है, दोनों आपस में घनघोर टक्कर मार देते हैं। जब वो घनघोर टक्कर मार रहे हैं तो क्या हुआ,
वो एक्सीडेंट जो हुआ है वो प्रोडक्ट है। वो जो एक्सीडेंट हुआ है वो किस बात पे डिपेंड करता है? इस बालक की कितनी स्पीड थी गाड़ी की, ये कितनी तेज से गाड़ी चला रहा था और ये कितनी तेज से गाड़ी चला रहा था। अगर इन दोनों की गाड़ी थोड़ी स्लो होती, दोनों स्लो चला रहे होते, तो आपस में गाड़ियां भिड़ती, हेडलाइट फूट जाती, बम्पर फूट जाते, स्क्रैचेस आ जाते, ज़्यादा कुछ ना होता। अगर ये भी बहुत स्पीड से आ रहा है और वो भी बहुत स्पीड से आ रहा है तो क्या होता? थोड़ा रिएक्शन जो होता पहले से, जो स्लो रिएक्शन था वो पहले से फास्ट हो जाता। अगर में से एक की भी स्पीड कम है तो भी हम क्या कहेंगे कि भैया थोड़ा सा एक्सीडेंट स्लो होगा, थोड़ा सा कम खतरनाक एक्सीडेंट होगा। ठीक है जी। तो जो एक्सीडेंट है किस पे डिपेंड कर रहा है? इसकी स्पीड पे भी डिपेंड कर रहा है, इसकी स्पीड पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है। तो अगर मैं इसको कम करता हूं, एक्सीडेंट कम स्पीड का होता है, इसको कम करता हूं तो भी कम स्पीड का होता है। तो मैं कहता हूं कि ऑर्डर 2 है। सुनते रहना आगे। अच्छा जी, चीजें कितनी टकराई हैं? 2 चीजें टकराई हैं। तो मॉलिक्यूलरिटी 2 है, ऑर्डर भी 2 है, मॉलिक्यूलरिटी भी 2 है। सुनो ध्यान से। अब मैं क्या कहता हूं, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक भैया पूरी स्पीड से जाते हैं और खंबे पे गाड़ी दे मारते हैं, खंबे पे गाड़ी दे मारते हैं। अब बताओ इस खंबे का क्या कसूर है? अब एक्सीडेंट कितनी जोर से होगा ये सिर्फ इस बात पे ही डिपेंड करता है, खंबा तो खड़ा हुआ है ना। अब एक्सीडेंट कितनी जोर से होगा ये इस बात पे डिपेंड करता है गाड़ी की स्पीड क्या थी। गाड़ी उसने थोड़ी आराम से मारी है तो भैया सिर्फ वही मामूली खरोच वरोच आएगी। उन्होंने बहुत जोर से मारी है तो भैया वो खुद मरेगा। अब जो भी कुछ डिपेंड कर रहा है किस पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ गाड़ी पे डिपेंड कर रहा है, खंबे पे डिपेंड नहीं कर रहा। खंबे के लिए ये रिएक्शन 0 ऑर्डर हो गया, सिर्फ डिपेंड कर रहा है गाड़ी पे। तो ओवरऑल रिएक्शन कितना है? फर्स्ट ऑर्डर हो गया जी। ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? मॉलिक्यूलरिटी 2 ही है, टकरा 2 ही चीजें रही है, समझे? टकरा तो 2 ही चीजें रही है, खंबा भी टकरा रहा है और जो अपनी गाड़ी वो भी टकरा रही है, तो टक्कर तो 2 ही चीजों में आ रही है। मैं मॉलिक्यूलरिटी 2 ही कहूंगा, लेकिन रिएक्शन की स्पीड किस पे डिपेंड कर रही है? सिर्फ एक चीज पे, दैट इज गाड़ी पे। तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है। पहले केस में ऑर्डर भी 2 है, जब 2 गाड़ियां आ रही थी, टकराई भी 2 है और दोनों पे डिपेंड कर रहा है कि रिएक्शन कितनी स्पीड का होगा। दूसरे केस में टकराई तो चीजें 2 ही हैं, मॉलिक्यूलरिटी तो 2 ही है, लेकिन डिपेंड सिर्फ गाड़ी पे करेगा। तो बेसिक डिफरेंस मैंने बताया ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में। फिर से एक बार देखते हैं ऑर्डर क्या है। एक रेट लॉ में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के पावर के सम को ऑर्डर कहते हैं। मॉलिक्यूलरिटी क्या है? एक रिएक्शन में कितने एटम, कितने मॉलिक्यूल्स या कितने आयंस टकराते हैं टू परफॉर्म अ रिएक्शन, इट्स नोन एज मॉलिक्यूलरिटी। आगे डिफरेंस देख रहे हैं हम, ध्यान दो। सुनो भाई, ऑर्डर जो है वो 0 हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है। मॉलिक्यूलरिटी कभी 0, नेगेटिव या फ्रैक्शन नहीं हो सकती। भाई ऐसा हो सकता है कि एक बंदा यहां से, एक बंदा यहां से, 2 बंदे टकरा गए, ऑर्डर क्या है? 2 हो गया, मॉलिक्यूलरिटी भी 2 हो गई। ठीक है। मगर ऐसा भी हो सकता है जैसे मैंने बताया कि खंबा था, गाड़ी जाके भिड़ गई, एक पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो एक के लिए 0 ऑर्डर है, एक के लिए फर्स्ट ऑर्डर है। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी कभी 0 नहीं सकती, मॉलिक्यूलरिटी कभी 0 नहीं हो सकती। 2 गाड़ी भिड़ सकती है, 3 गाड़ी भिड़ सकती है, एक गाड़ी चल चलते, स्कूटी बाइक चल चलते स्लिप हो सकती है, समझ में आता है। मगर कुछ भी नहीं है, कोई नहीं टकरा और एक्सीडेंट हो गया, ये समझ में नहीं आता। नेगेटिव ना, फ्रैक्शन, एक गाड़ी 3/4 ट्रक से टकरा गई ना। ऑर्डर क्या हो सकता है? 0 भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शन से सब आते हैं। जैसे मैं तो बता दूं, बहुत सुंदर उदाहरण है, बहुत सुंदर उदाहरण है, बहुत बारी पूछा गया उदाहरण है। अमोनिया का, ध्यान से सुनना, अमोनिया का प्लैटिनम वायर के ऊपर डिकंपोज होना 0 ऑर्डर का एग्जांपल होता है। फिर से सुनो मैंने क्या बोला। जो अमोनिया होती है, इसको प्लैटिनम वायर के ऊपर छोड़ दो, ये N2 और 3H2 में चेंज होती रहती है। ये एक 0 ऑर्डर का एग्जांपल है, बहुत सुंदर एग्जांपल है भाई साहब, ये बहुत बार आया हुआ है। 0 ऑर्डर का एग्जांपल है, मतलब इस केस की, इस रिएक्शन की जो स्पीड है वही रहनी है। तुम अमोनिया के इंटेंसिटी बढ़ा दो, स्पीड पे चेंज नहीं, घटा दो, स्पीड पे चेंज नहीं।
बहुत कम कर दो स्पीड उतनी, बहुत ज्यादा कर दो स्पीड उतनी, जीरो ऑर्डर। मॉलिक्युलैरिटी कभी जीरो नहीं हो सकती। ठीक है जी, पहला डिफरेंस दोनों की डेफिनेशन का। दूसरा डिफरेंस मैंने बताया, ऑर्डर कैन बी जीरो नेगेटिव फ्रैक्शन बट मॉलिक्युलैरिटी कांट बी जीरो, कांट बी नेगेटिव, कांट बी फ्रैक्शन। तीसरा डिफरेंस, ऑर्डर बदल सकते हैं, मॉलिक्युलैरिटी नहीं बदल सकते। ऑर्डर बदल सकते हैं कैसे? ये बिल्कुल सिंपल सी चीज है। अगर तुम दो चीजें थी जो भिड़ रही हैं आपस में, उसमें से एक की मात्रा बहुत ज्यादा कर दो, उसका फर्क पड़ना ही बंद हो जाएगा, वो उसके लिए जीरो ऑर्डर हो जाएगी। वंस मोर, दो चीजें हैं वो आपस में रिएक्ट करती हैं, उनमें से तुम एक की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ा दो तो उसकी कंसंट्रेशन का फर्क पड़ना ही बंद हो जाएगा, वो जीरो ऑर्डर कहलाई जाएगी, वो जीरो ऑर्डर जाएगी। उदाहरण दे रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत सुंदर एग्जांपल, ध्यान सुनो। जब एस्टर पानी से रिएक्ट करता है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल देता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। इस केस के अंदर ये रिएक्शन सेकंड ऑर्डर होता है, मतलब आर जो होता है वो डिपेंड करता है कि एस्टर की कंसंट्रेशन एज वेल एज पानी की कंसंट्रेशन। इस रिएक्शन में अगर तुम पानी की मात्रा ज्यादा 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 बहुत ज्यादा कर देते हो तो पानी का फर्क पड़ना ही बंद हो जाता है। अब रेट सिर्फ एस्टर पे ही डिपेंड करती है, पानी पे डिपेंड ही नहीं करती, तो पानी जीरो ऑर्डर हो गया। अब ध्यान से समझो, पहले डिपेंड कर रहा था दोनों पे तो क्या ऑर्डर था? सेकंड ऑर्डर था। अब डिपेंड कर रहा है सिर्फ एक पे तो क्या ऑर्डर है? फर्स्ट ऑर्डर है। तो मैंने ऑर्डर तो चेंज कर दिया। ऑर्डर कैन बी चेंज, कैसे? टेम्परेचर प्रेशर बढ़ा के, कंसंट्रेशन प्रेशर बढ़ा घटा के। मगर मॉलिक्युलैरिटी तो यार पानी अभी भी एस्टर से टक्कर मारेगा ही मारेगा, मॉलिक्युलैरिटी अभी भी दो ही है। तो 3 पॉइंट बताए मैंने तुम्हें। पहला पॉइंट दोनों की डेफिनेशन का, दूसरा पॉइंट बताया मैंने ऑर्डर जीरो नेगेटिव फ्रैक्शन हो सकता है, मॉलिक्युलैरिटी जीरो नेगेटिव फ्रैक्शन नहीं हो सकती। ऑर्डर कैन बी चेंज, मॉलिक्युलैरिटी कांट बी चेंज। आगे सुनते हैं, अगला पॉइंट सुनो बच्चों। ऑर्डर कैसे निकालते हैं? ये ऑर्डर निकालने के लिए हमारे पास सिर्फ एक्सपेरिमेंटल डाटा होना चाहिए। ऑर्डर सिर्फ एक्सपेरिमेंटल डाटा से निकल सकता है, जबकि मॉलिक्युलैरिटी बड़ी आसान है। मॉलिक्युलैरिटी तुम्हें क्या करना है? तुम्हें बस पता होना चाहिए कि कितने रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, उनको ऐड कर दो बस। ठीक है, सुनो ध्यान से। ऑर्डर निकालने के लिए एलिमेंट क्या होना चाहिए? डाटा यूज होता है, एक्सपेरिमेंटल डाटा यूज होता है। मॉलिक्युलैरिटी सिंपल सी बात है, मेरी बात ध्यान से सुनना। किसी एलिमेंट्री रिएक्शन का नंबर ऑफ रिएक्टेंट ऐड कर दो, मॉलिक्युलैरिटी आ गई। आई रिपीट, एलिमेंट्री रिएक्शन का, सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन का। यहीं से अगला पॉइंट भी है, क्या? ऑर्डर कॉम्प्लेक्स और एलिमेंट्री दोनों रिएक्शन का निकलता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन निकाल लो, ऑर्डर एलिमेंट्री का निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर मॉलिक्युलैरिटी सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन की निकलती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलैरिटी का कोई मतलब नहीं है। समझो मेरी बात। बहुत सुंदर एग्जांपल है, बहुत सुंदर एग्जांपल। तुम सबने बहुत बारी फॉर्मूला 1 रेसिंग कार देखी होगी, जब वो बाइक्स जो भाग रही, सुपर बाइक्स जो भाग रही होती है, उसमें वो देखा होगा। उसमें बहुत बारी दिखाया जाता है कि बहुत बारी नॉर्मल होता है वहां पे एक्सीडेंट होना, उन एक्सीडेंट में 10-10, 12-12 गाड़ी आगे भिड़ जाती है आपस में। तो क्या टेक्निकली ये ठीक है कि 10 गाड़ी आपस में भिड़ गई? नहीं, 10 गाड़ी हमें पता आपस में नहीं भिड़ती। पहले एक गाड़ी पलटती है, उसके मलबे पे दूसरी गाड़ी टकरा जाती है, फिर तीसरी आके ठुक जाती है, फिर चौथी, पांचवी, ऐसे सीरीज चलती है पूरी। तो क्या है, वो तो कॉम्प्लेक्स है। तो मैं ये बोलूंगा कि 10 गाड़ी टक्कर मार रही है? नहीं यार, अगर मैंने ऐसे बोल दिया 10 गाड़ी टक्कर मार, तो वो टेक्निकली ठीक नहीं है। मैं कैसे कहता हूं पहले 2 गाड़ियों की टक्कर हुई, फिर 3 की हुई, फिर 4 की हुई, ऐसे समझ में आता है, समझ में आता है। तो मॉलिक्युलैरिटी हर स्टेप्स की अलग अलग है, मॉलिक्युलैरिटी हर स्टेप्स की अलग अलग है। पूरे टोटल मिला के मॉलिक्युलैरिटी बना दूं मैं, वो नहीं होता। पूरे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्युलैरिटी होती है, वो नहीं होती। मॉलिक्युलैरिटी क्या होती है, ध्यान से देखो। जैसे मान लो मैं कहता हूं एक रिएक्शन है, 2A + B देता है C, और ये रिएक्शन 2 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में A और B मिलके AB बनते हैं,
दूसरे स्टेप में वो ए बी ए के साथ मिलकर सी बन जाता है। तो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी अलग होगी 2, इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी होगी अलग से 2। तुम कहो मैं इस पूरे रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 3 बोल दूं या दोनों को जोड़ के 4 बोल दूं, नहीं, ऐसा नहीं होता। कॉम्प्लेक्स की मॉलिक्यूलरिटी नहीं होती, हमेशा किसकी मॉलिक्यूलरिटी होती है, स्टेप बाय स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी होती है, हर स्टेप्स की अलग अलग मॉलिक्यूलरिटी होगी। ऑर्डर कॉम्प्लेक्स का भी निकाल सकते हो एज वेल एज एलिमेंट्री का निकाल सकते हो। टोटल 5 डिफरेंस बताए हैं मैंने तुम्हें, किस किस में, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में। पहला, रिपीट करते हैं, पहला ऑर्डर जो होता है वो क्या है, एक रेट लॉ में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के पावर का ऐड। मॉलिक्यूलरिटी क्या है, एक रिएक्शन में कितने एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स, आयंस टकरा रहे हैं उनको मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, मॉलिक्यूलरिटी चेंज नहीं कर सकते। ऑर्डर जीरो नेगेटिव फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, मॉलिक्यूलरिटी ऐसा नहीं हो सकती। ऑर्डर जो होता है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का भी हो सकता है, एलिमेंट्री का भी हो सकता है, मॉलिक्यूलरिटी सिर्फ एलिमेंट्री स्टेप्स की होती है। ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल निकलता है और मॉलिक्यूलरिटी सिर्फ क्या करना होता है, किसी भी एलिमेंट्री स्टेप में रिएक्टेंट को ऐड कर दो, उन नंबर्स को मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। शायद इस क्लास में तुम्हें समझ में आ गया हो कि बेसिकली ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी है क्या, डेफिनेशंस हम सब रट लेते हैं, मतलब क्या इन चीज का वो बताया मैंने तुम्हें। अगली क्लासेस में, केमिकल काइनेटिक्स की अगली क्लासेस में मैं तुम्हें ये डील करवाऊंगा कि किस प्रकार से इस चीज को हमने न्यूमेरिकल में यूज करना है। और हम सबको पता है अगर थ्योरी हमारी स्ट्रांग है तो हमारे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं। जय श्री राम।